नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, इसकी गणनाएं हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन इसको देखेंगे। इसका सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एक्चुअल में पूंजी की लागत होती क्या है, इसके बारे में अपने को पहले जानना है कि इसको हम किस तरीके से लेते हैं। तो एक बात बहुत साधारण रूप से ये होती है, अपन जानते हैं कि किसी भी संस्था की जब उस संस्था, चाहे वो एस्टेब्लिश्ड है या नई संस्था बनानी होती है, तो उसको चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। और उस कैपिटल के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पूंजी की लागत से अपना अभिप्राय जो है वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट के बारे में अपने को यहाँ अध्ययन करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल का यहाँ मतलब लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज है, जिनको अपन, चाहे वो इंटरनल रिसोर्सेज हों चाहे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हों। जैसे अपन कहते हैं कि जिसको अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, इसका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डर से इक्विटी आती है, यानी शेयर होल्डर की कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, जिसमें डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। तो इनको जब अपन इनका जो टोटल करते हैं, इसको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल जब अपन लेते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो हमारा सीधा ध्यान लॉन्ग टर्म फंड्स पर ही जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि इन लॉन्ग टर्म फंड्स को ही हम जो कोई भी बिजनेस है वो इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पर जो है वो जब बात ये आ जाती है कि पूंजी की लागत कहते किसे हैं, तो पूंजी की लागत का अभिप्राय जो ऋणदाता और अंशधारियों द्वारा कंपनी को जो प्रदत्त कोष हैं उनको उपयोग करने की जो कॉस्ट आती है या लागत आती है, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। वास्तव में ये किसी कंपनी के दीर्घकालीन स्रोतों जैसे ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समता अंश पूंजी और रिटेन्ड अर्निंग्स की लागत जो होती है उसको हम कहते हैं। प्रत्येक जो स्रोत है उसकी लागत कंपनी द्वारा संपत्तियों में किए गए विनियोग की जोखिम को प्रकट करती है। और ये एक कंपनी जो कि कम जोखिम वाली संपत्तियों में विनियोग करती है, उसकी पूंजी की लागत कम आती है। यानी जो कंपनी कम जोखिम वाली संपत्तियों में विनियोग करेगी तो उसकी पूंजी की लागत कम आती है, जबकि अधिक जोखिम वाली संपत्तियों में विनियोग करने पर पूंजी की लागत अधिक आएगी। ऋण पूंजी सबसे कम जोखिम वाला विनियोग एवं स्रोत माना जाता है। ऋण पूंजी की सबसे कम जोखिम वाला विनियोग और स्रोत माना जाता है, क्योंकि ऋणदाताओं के लिए एक स्थायी आय में सुरक्षित विनियोग का विकल्प होने के कारण, अर्थात कम जोखिम के कारण चाहे आय कम हो किंतु संपत्तियों पर प्रभाव के कारण एक सुरक्षित विनियोग होता है। दूसरी ओर ऋण लेने वाली कंपनी के लिए भी इसकी लागत कर में बचत के कारण से कम आती है। इसी प्रकार से चूंकि अंशधारियों को संपत्तियों पर प्रभाव नहीं होता है और कंपनी के दिवालिया होने पर वे अंतिम दावेदार होते हैं, अतः इस पूंजी की अधिक जोखिम के कारण इसकी लागत भी अधिक होती है। इसलिए अधिक जोखिम का स्रोत तो अधिक लागत और कम जोखिम का स्रोत तो कम लागत आती है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो पूंजी की लागत है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, वो दो दृष्टि से इसको ये देख रहा है कि एक तो ऋण देने वाला और एक ऋण लेने वाला। तो जब ऋण देने वाला जो होता है वो तो ये देखता है कि भाई उसकी जोखिम कम होती है, तो क्योंकि उसकी जब प्रॉफिट नहीं भी होगा कोई कंपनी को तो भी वो उसको पेमेंट करेगी, तो उसका जो विनियोग का उसको फ़ायदा मिलता रहेगा, क्योंकि उसकी जोखिम कम है तो उसको फ़ायदा भी कम मिलता है। तो कम आय होने पर भी कंपनी उसको पेमेंट करती है, तो एक सुरक्षित विनियोग के रूप में उसको देखता है। लेकिन ऋण लेने वाली कंपनी है
उसको भी चूँकि जब वो ब्याज का पेमेंट करती है तो उस ब्याज के ऊपर उसको जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिलने के कारण से और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम आती है ऋण लेने की स्थिति में। तो अब एक विनियोक्ता जो ऋण पूंजी या पूंजी के रूप में कंपनी में धन लगाता है तो कंपनी से अपने धन पर एक न्यूनतम प्रतिफल की अपेक्षा करता है। दूसरी ओर कंपनी को भी अपनी संपत्तियों में उस धन का वितरण इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विनियोक्ता की ओर से वांछित प्रतिफल जितना अर्जन तो अवश्य ही करे। वांछित प्रतिफल जितना अर्जन तो अवश्य ही करे, अर्थात न्यूनतम वांछित प्रत्याय दर तो अवश्य ही हासिल करे। कंपनी की दृष्टि से अपने दीर्घकालीन पूंजी पर वांछित यही न्यूनतम वांछित प्रत्याय दर जो होती है वो पूंजी की लागत होती है, क्योंकि ये वह दर होती है जिस पर किसी भी परियोजना में किए गए पूंजी विनियोग के सभी रोकड़ अंतर प्रवाहों का वर्तमान मूल्य उसके रोकड़ बहिर्प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बराबर हो जाता है। इसी कारण पूंजी को लागत को बट्टा दर भी कहते हैं। तो ये बात आपको एक इस तरीके से समझनी होती है, जैसे मान लीजिए किसी से पैसा उधार लेते हैं या खुद की जब से पैसा लगाते हैं और उस पैसे से अगर कोई विनियोग किया जाता है और उस विनियोग से जो रिटर्न मिलता है वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है यानी जो वांछित प्रत्याय जो होती है वो न्यूनतम वांछित प्रत्याय दर होती है। उस न्यूनतम वांछित प्रत्याय दर को हम जो है वो क्या कहते हैं, उस न्यूनतम वांछित प्रत्याय दर को जो है वो वही पूंजी की लागत होती है। इसको आप इस रूप में समझें कि जो मान लीजिए किसी संस्था ने पैसा उधार लिया और तो क्या होगा, वो कैपिटल का आउटफ्लो होगा। वो क्योंकि उधार लेकर के उस पूंजी से उधार लेकर के और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने से यानी कोई मशीन खरीदी मान लीजिए तो पैसे का आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। अब उस मशीन से जो कैश इनफ्लो हुआ यानी पैसा जो आया उसका, तो उसके अगर अपन उसको प्रेजेंट वैल्यू से उसको फैक्टराइज करते हैं तो वो जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जिस रेट पर जाकर के बराबर हो जाते हैं, यानी जितनी रेट से उसको फैक्टराइज करते हैं इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को, और आज के दिन उनकी जो वैल्यू करते हैं वो जहाँ जिस पॉइंट पर इक्वल आती है वो उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न की रेट होती है। यानी वो मिनिमम उसकी जो है वो कैश इनफ्लो की मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट कहलाती है। तो इसको हम दो तरीके से ऐसे देख सकते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे जो है वो मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है, जैसे डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इनको जो है वो जुटाने की जो लागत होती है वो लागत अलग अलग सोर्स की आती है, तो वो और फिर उसको अपन एग्रीगेट करते हैं तो उससे जो उनकी जो लागत आती है कम से कम हम ये अपेक्षा करते हैं कि उतना रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट से गेन हो जाना चाहिए। तो एक तो ये होती है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इक्वल करते हुए जहाँ पर इक्वल होते हैं, एक तो वो दृष्टिकोण होता है हमारा। एक्चुअल में तो वही मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है कि जहाँ पर आपके आउटफ्लो कम से कम जो आउटफ्लोज होते हैं वो इनफ्लोज के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए। दूसरी रूप में हम ये कह सकते हैं कि जितनी पूंजी की लागत है वो तो वसूल हो जाए, वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है, यानी उनको पूंजी को लेने की जो लागत होती है उतनी अपनी रिटर्न हासिल हो जाए। तो इसके बारे में परिभाषा के रूप में सोलोमन इजरा के शब्दों में पूंजी की लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर या पूंजी व्ययों की विच्छेद दर है। तो ये उसी बात को कहता है कि भाई अपेक्षित अर्जनों की जो न्यूनतम रूप से जितना अपेक्षित हो जाना चाहिए वही उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। मिल्टन एच स्पेंसर ने भी कहा है क्योंकि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है।
है ना, क्योंकि वो ये देखती है कि जो पैसा जुटाया है कम से कम उस जो लागत आती है उतनी तो विनियोग करने से प्रत्याय मिल जानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आएगी। तो इसीलिए ये एनालिसिस फ्यूचर अर्निंग्स, जब किसी परियोजना के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में जब डिसीजन लिया जाता है तो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको अवेल करने पर जो कॉस्ट आ रही है कम से कम एटलीस्ट उसको विनियोग करने पर होने वाले रिटर्न तो उतने ज़रूर आ जाने चाहिए। एमजे गार्डन कहते हैं कि पूंजी की वह लागत प्रत्याय दर है, लागत वह प्रत्याय दर है, वह रेट ऑफ रिटर्न है जो कि कंपनी को अपना मूल्य बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। विनियोगों पर वह रेट अर्जित करनी चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट्स पर इतनी अर्निंग जरूर हो जानी चाहिए कि जिससे उसके मूल्य बने रह सकें। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम दर है जो कि कंपनी को अपने विनियोगताओं यानी ऋणदाता और स्वामी को उनके त्याग की लागत का भुगतान करने और अपने समता अंशों का बाजार मूल्य बनाए रखने के लिए अपने विनियोगों पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए। तो ये सीधी सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूनतम कमाई उतनी होनी ही चाहिए जिससे कि जो जो पूंजी के सप्लायर्स हैं उनको उनकी अपेक्षाएं, न्यूनतम अपेक्षाएं उनकी पूरी हो सकें। पूंजी की लागत की विशेषताएं क्या होती हैं? ये अन्य लागतों की तरह लागत नहीं होती बल्कि एक प्रत्याय दर होती है जो कि एक कंपनी द्वारा अपनी संपत्तियों पर जरूर अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, अपनी संपत्तियों पर उसे ज़रूर कमानी चाहिए। ये एक न्यूनतम प्रत्याय दर है जो कि पूंजी प्रदाताओं के त्याग का प्रतिफल देने और कंपनी का मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो पूंजी प्रदाताओं के त्याग का प्रतिफल देने और कंपनी का मूल्य बनाए रखने के लिए, कंपनी के जो शेयर्स का मूल्य है वो बनाए रखने के लिए भी ये कमानी जरूरी होती है। इसी तरीके से पूंजी की लागत धन के समय मूल्य यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी अथवा शून्य जोखिम प्रतिफल यानी जीरो रिस्क रिटर्न, व्यवसाय या आय परिवर्तन जोखिम यानी बिजनेस रिस्क और बाजार यानी मार्केट रिस्क के प्रतिफल का योग होती है। अब देखिए ये कितने कितने प्रकार के प्रतिफल का योग है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आज से 1 साल बाद की 1000 रुपये की कीमत आज के दिन कितनी है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गई। इसी तरीके से वो जीरो रिस्क रिटर्न जो है, शून्य जोखिम प्रतिफल यानी बिल्कुल उसमें कोई जोखिम नहीं है, उतना तो पैसा निश्चित रूप से उसमें अवेल हो जाए, तो वो शून्य जोखिम जीरो रिस्क वाले रिटर्न है। फिर इसी तरीके से बिजनेस रिस्क होती हैं, जो व्यवसाय की जो जोखिम होती हैं तेज़ी मंदी वाली, उन जोखिम को कवर कर ले। और मार्केट रिस्क होती है तो उसको अपन जो है व्यवसाय या आय परिवर्तन यानी बिजनेस रिस्क और मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क में डिमांड सप्लाई से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो वो जोखिम है, उन सभी जोखिमों को का एग्रीगेट जो है, यानी जब अपन पूंजी की लागत की बात करते हैं तो वो इस प्रकार की रिस्क को कवर करते हुए जो कॉस्ट आती है वो यानी जो न्यूनतम जो प्रत्याय आती है वही प्रत्याय पूंजी की लागत कहलाती है। तो पूंजी की लागत की जो क्लासिफिकेशन है वो अपने को अलग अलग इनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, यानी पूंजी की लागत कितने प्रकार की होती है। जैसे एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट यानी ऐतिहासिक और भावी पूंजी लागत। तो ऐतिहासिक लागत तो वर्तमान पूंजी संरचना पर ज्ञात की गई पूंजी की लागत होती है, वो ऐतिहासिक पूंजी की लागत होती है। यानी जो पहले से चलती आ रही कैपिटल है, जो एम्प्लॉयड है आपकी लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, उनकी जो लागत होगी। और पूंजी संरचना और अन्य नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भविष्य में आने वाली पूंजी की लागत है वो भावी पूंजी लागत कहलाएगी। तो अगर कोई वर्तमान पूंजी में चेंज करते हैं तब जो कॉस्ट आएगी वो तो फ्यूचर कॉस्ट हो गई, और जो बिना चेंज के है वो हिस्टोरिकल हो गई। इसी तरीके से स्पष्ट और अंतर्निहित पूंजी की लागत एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड कैपिटल। स्पष्ट पूंजी की लागत वह बट्टा दर होती है जिस पर रोकड़ अंतर प्रवाहों का वर्तमान मूल्य जो है वो रोकड़ बहिर्प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बराबर हो जाता है। इसे आंतरिक प्रत्याय दर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इसको हम IRR भी बोलते हैं, इसको IRR भी कहता है, यानी वह कौन सी रेट है जिससे फ्यूचर कैश इनफ्लोज को हम फैक्टराइज करते हैं
तो उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अपने प्रेजेंट आउटफ्लो के बराबर हो जाती है। तो जिस रेट पर ये बराबर हो जाती है उसको हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। और इन अंतर्निहित पूंजी की लागत व्यवसाय में रोकी गई अर्जन रिटेन अर्निंग के वैकल्पिक विनियोगों की अवसर लागत होती है। तो इसको अंतर्निहित पूंजी लागत कहते हैं कि जो रिटेन अर्निंग्स को अगर री इन्वेस्ट किया जाता है तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है उसको अपन करने पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है उसको अंतर्निहित पूंजी की लागत कहते हैं। तो ये रिटेन अर्निंग्स के आधार पर लागत की जाती है, वो अंतर्निहित पूंजी की लागत कहलाती है। जबकि वो जो है वो अपने फ्यूचर कैश इनफ्लोज के आधार पर निकाली जाती है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। विशिष्ट एवं भारित औसत लागत स्पेसिफिक एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब पूंजी के विभिन्न स्रोत जैसे समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारांश पूंजी, ऋण पूंजी और प्रतिधारित अर्जनों की पृथक पृथक पूंजी की लागत होती है तो वो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक हो गई। और यदि उनको वो तो पृथक पृथक हो गई तो इसको हम पृथक पृथक पूंजी लागत कहते हैं, अलग अलग विशिष्ट लागतों की। और जब इनको मिला करके इनका वेटेड एवरेज निकाला जाता है तो भारित औसत लागत हो गई। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, तो ये तो विशिष्ट हो गई, स्पेसिफिक हो गई। और फिर जब इनका वेट देते हुए इनकी एक ही रेट निकाली जाए यानी एवरेज निकाली जाए तो वो भी वेटेड एवरेज, तो इसको अपन भारित औसत लागत कहते हैं। पूंजी की एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होती है जिसको कि अपन सीमांत लागत कहते हैं। तो मार्जिनल कैपिटल जो है, जैसे मान लो आज 1 रुपया कैपिटल है और कब उसको 1.5 रुपया लागत किया जाता है तो 50 पैसे अतिरिक्त जो पूंजी लगाई तो उसके कारण से जो उसकी जो कॉस्ट आती है तो वो एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई, तो इसको हम मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल हमेशा इंक्रीमेंटल होती है, कॉस्ट कैपिटल की कॉस्ट होती है। तो 1 रुपया अगर पूंजी को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण से उसकी जो कॉस्ट आती है उसको अपन सीमांत लागत कहते हैं। तो ये तो चेंज का है। अतिरिक्त कॉस्ट यानी एडिशनल फंड्स की जो को प्राप्त करने की जो लागत होती है उसको सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? इसकी इम्पोर्टेंस तो निश्चित रूप से बहुत होती है क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क होता है। जितना पैसा तो रेट ऑफ रिटर्न, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप इसको इस रूप में समझें कि अगर किसी पूंजी को जुटाने की लागत से अगर उस पूंजी से कोई इन्वेस्टमेंट करने से की गई कमाई से अगर वो ज़्यादा होती है तो हमें इस तरीके की पूंजी की जो है वो जब कॉस्ट को कैपिटल ही जब रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आएगी तो निश्चित रूप से वो ऐसी स्थिति तो अच्छी नहीं बात है, वो तो एक बहुत बड़ी घाटे का परिचायक होती है और इससे शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए हमारे को ये बेंचमार्क की डिसीजन मेकिंग में काम आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हमें एटलीस्ट इतनी रिटर्न तो करनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे फ्यूचर कैश इनफ्लोज गिरेंगे और हमारे शेयर की वैल्यू यानी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। तो अनुकूलतम पूंजी संरचना में ये सहायक होता है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिस ऋण पूंजी अनुपात पर यानी जिस ऋण पूंजी अनुपात का हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो होता है, कैपिटल का जो रेशियो होता है डिफरेंट टाइप के कैपिटल का, जिस रेशियो में, यानी रेशियो का मतलब यहाँ पर इतनी डेट, इतने इक्विटी, इतनी प्रेफरेंस, इतने रिटेन अर्निंग, ये जो विभिन्न प्रकार की जो कैपिटल सोर्स ऑफ कैपिटल का जो रेशियो होता है वो जिस रेशियो के अंदर जो औसत जो जिस रेशियो में भारित औसत पूंजी की लागत सबसे कम आती है वही अनुकूलतम पूंजी संरचना होती है। तो वो अनुकूलतम पूंजी संरचना का हमें पता लग जाता है और उतनी पूंजी संरचना पॉसिबल हो पाए नहीं पाए, लेकिन ये एक आदर्श संरचना होती है तो उसको हासिल करने के प्रयास करने चाहिए। तो ये हमारे को एक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसी तरीके से पूंजी खर्च करने के निर्णय या पूंजी बजटन जो है उसमें भी इसका जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है पूंजी बजटन का। तो पूंजी बजटन का जो रोल होता है वो भी इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म डिसीजन जब लिया जाता है दीर्घकालीन बड़ी परियोजनाओं के अंदर जो धन लगाया जाता है जो सोर्स ऑफ कैपिटल का, तो उसके अंदर वो हम एक बात जानते हैं, अभी बार बार कह रहे हैं कि जब किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को लिया जाता है तो वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को लेने के लिए किसी परियोजना में जो पैसा लगाया जाता है और उससे जो रिटर्न मिलता है
वो रिटर्न मिलता है, तो वो जो निर्णय लेने के लिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, तब उसके फ्यूचर अर्निंग्स को हम फैक्टराइज करते हैं। तो जिस रेट पर फैक्टराइज करने पर जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो प्रेजेंट आउटफ्लो के बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम IRR रेट कहते हैं। वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है। उस IRR वो जो IRR रेट होती है वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो वो हमें ये डिसीजन लेने में सहायता करती है कि हमें किसी अमुक परियोजना में पूंजी विस्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस खर्च की राशि को वर्तमान निरोध परियोजना के बाहर जो अंतर प्रवाह है उनके बराबर करने के लिए हम उसको बट्टा दर भी कहते हैं। तो यही बट्टा दर जो होती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो ये बताने में बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि भाई वो जो उसमें कैपिटल बस्टिंग के लिए उस परियोजना में पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो जिसकी फैक्टराइज की रेट सबसे कम आएगी वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई उससे ज़्यादा फिर जो अर्निंग आएगी तो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आएगी, तो ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। तो ये जो स्थिति है वो ये एक आंतरिक प्रत्याय दर की बट्टा दर को हम ये कहते हैं। या ये एक्चुअल में ये जो है वो एक बात इसमें और होती है कि भाई अगर मान लीजिए किसी संस्था की जो एक्चुअल जो रेट ऑफ रिटर्न होती है, जिस संस्था की एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होती है, वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होगी वो जितनी उसकी ज़्यादा होगी वो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको उतनी ही उसकी जो है वो जो फ्यूचर जो कैश इनफ्लोज हैं वो उनका वर्तमान मूल्य जो है वो कम राशि जो है उसकी आएगी, उतनी ही वर्तमान मूल्य की कम राशि आएगी और वो इक्वल पॉइंट उसका है वो कम पर ही हासिल हो जाता है, यानी कम इन्वेस्टमेंट पर ही हासिल हो जाता है। तो ये एक बेंचमार्क होता है जिसमें पूंजी निर्णय में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से कंपनी की वित्तीय नीतियों में भी बहुत सहायक होती है। कंपनी की लाभांश नीति, लाभों की पूंजीकरण की नीति, विनियोग नीति, अधिकारांश निर्गमन नीति, नया निर्गमन लाने की नीति, ये वित्तीय नीतियाँ होती हैं कंपनियों की। तो वो निर्धारित करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रबंधकीय कुशलता, जिस प्रबंधकीय कुशलता के मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जिस स्थिति में कोई प्रबंधक है वो कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर वो उसकी आ रही है तो वो उसकी प्रबंधकीय कुशलता का परिचायक मानी जाती है, क्योंकि वो कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उससे उसकी रिटर्न ज़्यादा आएंगी, तो वो एक अच्छे प्रबंधकीय कुशलता का परिचायक माना जाएगा। यानी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर अधिक आ रही है तो वो एक अच्छी प्रबंधकीय क्षमता का परिचायक होती है। तो उसको निर्धारित करने के लिए कौन सा प्रबंधक को अच्छे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बेंचमार्क की तरह काम करता है प्रबंधकीय कुशलता को जानने के लिए। पूंजी की लागत की गणना में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनके बारे में भी अपने ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। जैसे ये एक पूंजी संरचना और पूंजी की लागत का एक जटिल संबंध होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अलग अलग पूंजी स्रोतों से जो है अलग अलग पूंजी स्रोतों से अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करना, फिर उनका वेट देना, फिर उनको जो है वो, तो ये थोड़ी सी एक जटिलता होती है। और एक अलग अलग जोखिम होने के कारण से जैसे मान लीजिए हर स्रोत की जोखिम अलग अलग होती है, तो अलग अलग जोखिम की अलग अलग दर कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक मुश्किल का कार्य होता है। वो एक थोड़ा सा एक अनुमान होता है जो जटिल, भ्रामक और विवादास्पद भी बन सकता है। तो ये एक समस्या होती है इसकी कैलकुलेशन की। दूसरी, समतांश पूंजी पर लाभांश के कारण भी विवाद हो जाता है, क्योंकि समतांश पूंजी पर जब लाभांश से आधारित पूंजी की लागत ज्ञात करते हैं और यदि कंपनी लाभांश घोषित ही नहीं करे तो वो संपूर्ण आय व्यवसाय में पुनः विनियोजित कर दें तो फिर पूंजी की लागत कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, यदि लाभांश नहीं घोषित हो तो आय को आधार लेने पर प्रतिवर्ष प्रतिफल में वृद्धि की अपेक्षा का मूल्य कैसे ज्ञात होगा। इसी प्रकार से बाजार मूल्य भी एक संवेदनशील मामला होने के कारण से पूंजी की लागत कभी कभी अव्यावहारिक और भ्रामक होने लगती है। क्योंकि जैसे इसमें ये है कि भाई
कई बार क्या है, समतांश इक्विटी का तो दो ही बेस होते हैं, अर्निंग एक बेस होता है और एक डिविडेंड बेस होता है। लेकिन जैसे इसमें डिविडेंड वाला जो होता है वो ज़्यादा इसमें व्यवहारिक माना जाता है। लेकिन यदि कोई कंपनी डिविडेंड घोषित ही नहीं करे तो डिविडेंड की ग्रोथ का कैसे पता लगेगा। और इसी तरीके से इसका लिंक अपन मार्केट प्राइस से देखते हैं, और बाज़ार का मूल्य जो है वो एक बहुत बड़ी जटिल बात है, इतना फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए मार्केट प्राइस को अपन कोई बेस लें, कोई निश्चित बेस लें, तो ये भी एक अपन ये कह नहीं सकते कि एक पूर्ण रूप से सटीक उसका निर्णय होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिफरेंस होता है। तो इसलिए किसी एक मार्केट प्राइस को अपन बेस ले लें तो वो भी एक मुश्किल कार्य होता है। इसी तरीके से ये प्रतिधारित अर्जनों की लागत पर विवाद हो सकता है। यानी अपन ये कहें कि जैसे रिटेन अर्निंग की लागत होती है, तो रिटर्न जैसे अभी कहा था कि रिटेन अर्निंग की लागत है वो उसकी जो इंटरनल जो जो होती है, जिसको अपन कहते हैं कि आंतरिक अंतर्निहित पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए इसको सहारा लेते हैं। तो इसमें भी एक विवाद की बात होती है, क्योंकि कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि जब समतांशों की लागत ज्ञात कर लेते हैं तो फिर प्रतिधारित अर्जनों की लागत की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रतिधारित अर्जनों पर तो समतांशधारियों का ही अधिकार होता है। अतः जब समतांशधारियों की लागत में प्रतिधारित अर्जनों का अंश भी शामिल हो गया तो फिर अलग से इसकी लागत क्यों कैलकुलेट करते हैं। अलग से लागत कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो राइट उन्हीं का है, तो उनकी जितनी लागत है उतनी मान लेनी चाहिए। लेकिन इसमें बात वही आती है कि जब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर उसको जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होता है। और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का जो है वो कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है कि जो लाभांश और समतांशधारियों को मिलता है, यानी जो कि प्रतिधारित के कारण नहीं मिला, उस लाभांश को वे विभिन्न वैकल्पिक नियोजन में विनियोजित करते और उस विनियोजन से होने वाली आय से वे वंचित हो गए। अतः प्रतिधारित अर्जनों की लागत यानी अवसर लागत हम कह सकते हैं, तो वो तो ज्ञात होनी ही चाहिए। किंतु अब मुख्य समस्या ये है कि विभिन्न अंशधारी विभिन्न विकल्पों में विनियोग करते हैं, तो फिर कितना प्रतिफल संभावित माना जाए, ये एक बात का विषय बना जाता है। कोई कहता है कि मैं तो इसमें विनियोग करता, कोई दूसरा कहता मैं उसमें विनियोग करता। तो फिर विनियोग करते फिर कितना लाभांश होता, कितना गेन होता, वो प्रतिधारित अर्जनों की लागत होती है। तो ये भी एक बड़ा ही जटिल कार्य होता है, जिसको अपन केवल अनुमान ही कर सकते हैं और वो एक भ्रामक निर्णय हो सकते हैं। फिर भार देने की बात आती है, वो एक समस्या आती है कि बुक वैल्यू वेट दिया जाए। तो बुक वैल्यू वेट जो है वो अलग अलग बुक वैल्यू वेट अपन देते हैं। मोटे तौर पर जितने लोन अराइज किया गया है उसी लोन के बेसिस पर ये अपन पुस्तक मूल्य का भार देते हैं। लेकिन ये भार भी कई बार जो है वो ये समस्या हो सकती है कि जो जैसे मान लीजिए कोई कैपिटल 10 लाख की है, दूसरी कैपिटल 5 लाख की है, तो आपने एक को 10 को भार दे दिया, एक को 5 दे दिया। लेकिन जोखिम के कारण से उनके भार में अगर आपने हो सकता है कि 10 वाले जो कैपिटल है वो कम जोखिम वाली हो तो उसको कम भार देना चाहिए, और जो ज़्यादा वाली है तो उसको ज़्यादा भार दे ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये मार्केट वैल्यू वेट्स हैं जो चूंकि बाजार की लागत सभी पूंजी स्रोतों को भारित औसत लागत होती है, अतः भार भी दो प्रकार के होते हैं कि एक तो पुस्तक मूल्य भार दिया जाए और एक बाजार मूल्य से भार दिया जाए। तो उनकी पूंजी की लागत भी अलग अलग आएगी और अलग अलग बातें जो हैं वो भ्रामक और विवाद को उत्पन्न करने वाली होंगी। क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि कोई जो जिस पूंजी का बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। तो अब बुक वैल्यू के वेट को अगर आधार माना जाएगा तब तो ऐसी स्थिति में वेट जो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वो अलग आएगी, और मार्केट वैल्यू को अगर भार देंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग आएगी, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब फिर कौन सी को माना जाए, मार्केट वैल्यू वाली क्यों माना जाए सही, या बुक वैल्यू के वेट को ज़्यादा सही माना जाए। तो ये एक विवाद का विषय हो गया। तो ये एक भार संबंधी जो है वो भी एक विवाद का विषय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। एक तो स्पेसिफिक ज्ञात करना और फिर एवरेज करना, दूसरा इक्विटी शेयर की कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करना, क्योंकि डिविडेंड और मार्केट प्राइस बड़े ही थोड़े से एक विवाद का विषय हो जाते हैं। इसी तरीके से रिटर्न अर्निंग वाली भी बात भी हो सकती है, वो भी एक विवाद का विषय हो जाती है, और पुस्तक मूल्य भार भी एक विवाद का विषय हो जाता है कि दोनों में से कौन से को सेलेक्ट किया जाए। इस आधार पर हम इसकी कुछ सीमाएं कुछ लिमिटेशंस अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ थ्योरेटिकल कुछ एस्पेक्ट हुए। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो गणना होगी, यानी उसकी लागत की जो गणना करने की जो विधियाँ होंगी,
या अलग अलग स्पेसिफिक इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी गणना के कार्य को, जो कि महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसका अध्ययन अपन आगे के वीडियोज़ में करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।